है। एब्सेंट तो कल कई लोग थे, ईमानदारी से उस बात को स्वीकारने वाला एक ही है। चलो ठीक है, कहां तक पहुंचे थे हम लोग? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर हमने देखा था, और कॉपी में तो बना ही लिए होगे, नहीं बनाओगे तो अगले साल बनाओगे, क्या करना है। कौन सा पहली और आखिरी बार मीट होगा? तुम लोग सोचते होगे सर कितना बुरा बोलते हैं, एकदम जहर। सोचते तो होगे, सोच लो, क्या कर लोगे? बस मेरी एक आदत है, मैं किसी पे व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, राहुल को छोड़कर, है ना राहुल? ठीक है। क्या बोल रहा है? हाँ, भूगोल पढ़ोगे? चलो आगे बढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र, हमने संरचना देख ली थी। अब जो बातें लिखने वाली थी, जो पॉइंट्स लिखने वाले थे, उनको देखेंगे। तो लिखो कि मादा जनन तंत्र के 4 भाग पाए जाते हैं। मादा जनन तंत्र के 4 भाग पाए जाते हैं। पहला, पेयर्ड ओवरी। पहला पेयर्ड ओवरी। दूसरा, सहायक नलिकाएं। तीसरा, सहायक ग्रंथियां। और चौथा, बाह्य जननांग। पेयर्ड ओवरी, सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथियां और बाह्य जननांग। सबसे पहले हेडिंग डालो पेयर्ड ओवरी। पेयर्ड ओवरी लिखो, मादा में पाए जाने वाले, मादा में पाए जाने वाले प्राथमिक जनन अंग हैं। मादा में पाए जाने वाले प्राथमिक जनन अंग हैं। प्राथमिक जनन अंग हैं जो जोड़े में उपस्थित होते हैं, जो जोड़े में उपस्थित होते हैं।
अगला पॉइंट, ये उदर गुहा के अग्र निचले भाग में, ये उदर गुहा के अग्र निचले भाग में ये उदर गुहा के अग्र निचले भाग में दाईं और बाईं तरफ पाए जाते हैं। अग्र निचले भाग में दाईं और बाईं तरफ पाए जाते हैं, दाईं और बाईं तरफ पाए जाते हैं तथा उदर गुहा की भित्ति से, तथा उदर गुहा की भित्ति से, उदर गुहा की भित्ति से और गर्भाशय से, उदर गुहा की भित्ति से और गर्भाशय से लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं। उदर गुहा की भित्ति से और गर्भाशय से लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं। लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं। देखो ये आकार में अंडाकार होते हैं, ये आकार में अंडाकार होते हैं जिनकी लंबाई, ये आकार में अंडाकार होते हैं जिनकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर पाई जाती है, जिनकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर पाई जाती है। कितनी लंबाई? 2 से 4 सेंटीमीटर। अगला पॉइंट, प्रत्येक अंडाशय के ऊपर, प्रत्येक अंडाशय के ऊपर उपकला की पतली परत, प्रत्येक अंडाशय के ऊपर उपकला की पतली परत उपस्थित होती है। उपकला की पतली परत उपस्थित होती है जिसे हम जनन उपकला कहते हैं। उपकला की पतली परत उपस्थित होती है जिसे हम जनन उपकला कहते हैं। अगला पॉइंट, उपकला के अंदर उपस्थित भाग स्ट्रोमा कहलाता है। उपकला के अंदर उपस्थित भाग स्ट्रोमा कहलाता है। उपकला के अंदर उपस्थित भाग स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा का परिधि भाग यानी बाहरी भाग, स्ट्रोमा का बाहरी भाग कॉर्टेक्स तथा आंतरिक भाग मेडुला कहलाता है। स्ट्रोमा का बाहरी भाग कॉर्टेक्स तथा आंतरिक भाग मेडुला कहलाता है। आंतरिक भाग मेडुला कहलाता है। अभी हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लिखेंगे, एकदम डिटेल बात अभी नहीं करेंगे, डिटेल करेंगे जब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बेसिक लिख लेंगे उसके बाद। अभी बेसिक बात में हमने बोला कि ऊपर एक पतली परत उपकला की पाई जाती है जिसे हम जनन उपकला कहते हैं, उसके अंदर का भाग स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा का बाहरी भाग कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग मेडुला कहते हैं। अब सुनो, स्ट्रोमा में कोशिकाएं उपस्थित होती हैं और कोशिकाओं का समूह उपस्थित होता है। कोशिकाओं को फॉलिकल कोशिका कहते हैं और जो समूह होते हैं उन्हें ओवेरियन फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवेरियन फॉलिकल या अंडाशयी पुटिका। तो लिखो, इस स्ट्रोमा के अंदर कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, स्ट्रोमा के अंदर कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जिन्हें फॉलिकल कोशिका, जिन्हें फॉलिकल कोशिका कहते हैं। जिन्हें फॉलिकल कोशिका कहते हैं तथा इन कोशिकाओं के समूह, जिन्हें फॉलिकल कोशिका कहते हैं तथा इन कोशिकाओं के समूह
तथा इन कोशिकाओं के समूह भी पाए जाते हैं जिन्हें ओवेरियन फॉलिकल कहते हैं। इन कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं जिन्हें ओवेरियन फॉलिकल कहते हैं। ओवेरियन फॉलिकल कहते हैं। और ओवेरियन फॉलिकल के अंदर जो है मादा युग्मक उपस्थित होता है। तो लिख लो, जिसके अंदर मादा युग्मक, जिसके अंदर मादा युग्मक उपस्थित होता है, जिसके अंदर मादा युग्मक उपस्थित होता है, जिसके अंदर मादा युग्मक उपस्थित होता है। किसके अंदर भाई? ओवेरियन फॉलिकल के अंदर। ठीक है। अब ये कई प्रकार के होते हैं, क्या खास बातें हैं, वो सब हम लोग आगे देखेंगे जब डिटेल देखेंगे। अभी कुछ बेसिक बातें, बेसिक बातों में याद रखो, पतली उपकला, उसके अंदर स्ट्रोमा, स्ट्रोमा का बाहरी भाग कॉर्टेक्स, आंतरिक भाग मेडुला, और स्ट्रोमा में उपस्थित होती है कोशिकाएं जिन्हें कहते हैं फॉलिकल कोशिका, और उन कोशिकाओं के समूह जिन्हें कहते हैं ओवेरियन फॉलिकल, और इनके अंदर मादा युग्मक उपस्थित। ये बेसिक बात। अब अगली हेडिंग डालो, सहायक नलिकाएं। सहायक नलिकाएं। लिखो, सहायक नलिकाएं ये 3 प्रकार की होती हैं। सहायक नलिकाएं ये 3 प्रकार की होती हैं। एक फैलोपियन नलिका, ये 3 प्रकार की होती हैं। एक फैलोपियन नलिका, 2 गर्भाशय या यूटेरस, एक फैलोपियन नलिका, और फैलोपियन नलिका की संख्या लिखी है 2, और दूसरा पॉइंट है यूटेरस या गर्भाशय, और तीसरा पॉइंट है वजाइना। तो ये 3 भाग मिलकर क्या कहलाते हैं? सहायक नलिकाएं। तो इसमें पहला पॉइंट हेडिंग डालो छोटी सी, फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब, इनकी संख्या 2 पाई जाती है। इनकी संख्या 2 पाई जाती है। अगला पॉइंट, इनकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर। इनकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर पाई जाती है। 10 से 12 सेंटीमीटर पाई जाती है, यानी प्रत्येक फैलोपियन नलिका की लंबाई। इसे ओविडक्ट भी कहते हैं। इसे ओविडक्ट भी कहते हैं। अब फैलोपियन नलिका कहाँ उपस्थित होती है और किसको किससे जोड़ती है? तो ये उदर गुहा के पार्श्व भाग में उपस्थित होती है, और अंडाशय को गर्भाशय से यानी ओवरी को यूटेरस से जोड़ती है। तो लिखो, ये उदर गुहा के, ये उदर गुहा के अग्र निचले पार्श्व भाग में, ये उदर गुहा के अग्र निचले पार्श्व भाग में उपस्थित होती है। अग्र निचले पार्श्व भाग में उपस्थित होती है, तथा
ओवरी को यूटेरस तथा ओवरी को यूटेरस से जोड़ती है, तथा ओवरी को यूटेरस से जोड़ती है, ब्रैकेट में अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है, ओवरी को यूटेरस से जोड़ती है। इसके 3 भाग पाए जाते हैं, इसके 3 भाग पाए जाते हैं। पहला भाग इनफंडिबुलम, इसके 3 भाग पाए जाते हैं। पहला भाग इनफंडिबुलम, पहला भाग इनफंडिबुलम, ये सबसे किनारे वाला भाग होता है। सॉरी, ये सबसे किनारे वाला भाग होता है जिसकी या जिसका आकार कीपकार होता है। कीपकार यानी फनल शेप। सबसे किनारे वाला भाग होता है जिसका आकार कीपकार होता है। इसके छोर पर, इसके छोर पर उंगली के समान संरचनाएं, इसके छोर पर उंगली के समान संरचनाएं, इसके छोर पर उंगली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, उंगली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें फिम्ब्रिये कहते हैं, जिन्हें फिम्ब्रिये कहते हैं। कैसी संरचनाएं हैं? उंगली के समान। देखो, इनके बीच में एक छिद्र उपस्थित होता है, इनके बीच में एक छिद्र उपस्थित होता है, जिसे ऑस्टियम कहते हैं। इनके बीच में एक छिद्र उपस्थित होता है जिसे ऑस्टियम कहते हैं। ठीक है। ये ओवरी से आने वाले मादा युग्मक को ग्रहण करती, ये ओवरी से आने वाले मादा युग्मक को ग्रहण करती है। ओवरी से आने वाले मादा युग्मक को ग्रहण करती है। पहली बात हो गई किसकी? इनफंडिबुलम की। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा पढ़ने से पहले इस पे लिख लो 10 स्टार। 10 स्टार मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 स्टार पॉइंट क्या है? फैलोपियन नलिका में फैलोपियन नलिका में, एक ध्यान से सुनना पहले क्वेश्चन। फैलोपियन नलिका में एक खास तरह की उपकला पाई जाती है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उसका जवाब देंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा और ठीक करो। सीलिया युक्त सरल स्तंभाकार उपकला उत्तर, सीलिएटेड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, तो लिखो फैलोपियन नलिका में सीलिया युक्त, फैलोपियन नलिका में सीलिया युक्त सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक, सीलिया युक्त सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक, सीलिया युक्त सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक पाया जाता है, पाया जाता है। तो पहला हो गया इनफंडिबुलम। आते हैं दूसरे भाग पे। हमने बोला था 3 भाग है। पहला भाग है इनफंडिबुलम, दूसरा भाग लिखो एम्पुला। एम्पुला ये फैलोपियन नलिका का सबसे चौड़ा भाग,
ये फैलोपियन नलिका का सबसे चौड़ा भाग, ये फैलोपियन नलिका का सबसे चौड़ा भाग होता है। यही वो स्थान है जहां निषेचन क्रिया संपन्न होगी। एम्पुला ही वो स्थान है जहां पर निषेचन क्रिया यानी फर्टिलाइजेशन संपन्न होता है। यही वो स्थान है जहां निषेचन क्रिया संपन्न होगी। यही वो स्थान है जहां निषेचन क्रिया संपन्न होगी। ठीक है, क्या संपन्न होगा? निषेचन। क्यों होगा भाई? क्योंकि निषेचन के लिए उपयुक्त पीएच और तापमान एम्पुला प्रदान करता है। तो लिख लो, क्योंकि निषेचन के लिए उपयुक्त पीएच, तापमान एवं वातावरण, क्योंकि निषेचन के लिए उपयुक्त पीएच, तापमान एवं वातावरण, निषेचन के लिए उपयुक्त पीएच, तापमान एवं वातावरण एम्पुला प्रदान करता है। अगला आ जाओ, इस्थमस। तीसरा भाग है इस्थमस। ये फैलोपियन नलिका का सबसे संकरा भाग होता है। ये फैलोपियन नलिका का सबसे संकरा भाग होता है जो, ये फैलोपियन नलिका का सबसे संकरा भाग होता है जो गर्भाशय से जुड़ता है। सबसे संकरा भाग होता है जो गर्भाशय से जुड़ता है। जो गर्भाशय से जुड़ता है। ये बात हो गई किसके बारे में? फैलोपियन ट्यूब के बारे में। दूसरा हेडिंग डालो, यूटेरस या गर्भाशय। यूटेरस या गर्भाशय। कितने लोगों ने पिछले साल मुझसे ये टॉपिक पढ़ा था? ये चैप्टर मतलब कुछ लोग अलग अलग बैच में रहे होंगे। अच्छा, बैरागी तुमने नहीं पढ़ा था मुझसे? उससे पिछले साल तब अपन साथी थे। अच्छा, मतलब हम भी साथ में पढ़ रहे थे कि तुम साथ में पढ़ा रहे थे? अच्छा ठीक है, ये भी था ना? हाँ। विकास भी था, क्यों विकास? हाँ था तो, और रानी भी थी। कौन? तुम्हारा नाम रानी है? चलो ठीक है। चुप हो गए तुम लोग। यूटेरस की बात करते हैं, गर्भाशय। लिखो कि
गर्भाशय एक मांसल अंग है। गर्भाशय एक मांसल अंग है जिसका आकार उल्टे नाशपाती के समान पाया जाता है। जिसका आकार उल्टे नाशपाती के समान पाया जाता है। उल्टे नाशपाती के समान पाया जाता है। अगला पॉइंट, किसके समान? उल्टे नाशपाती के समान पाया जाता है। इसका आयतन लगभग 50 ml। इसका आयतन लगभग 50 ml होता है। इसके अंदर उपस्थित गुहा को गर्भाशयी गुहा कहते हैं। इसके अंदर उपस्थित गुहा को गर्भाशयी गुहा कहते हैं। अगला पॉइंट, ऊपरी छत को फंडस कहा जाता है। ऊपरी छत को फंडस कहा जाता है। डायग्राम में देखना मिलेगा फंडस। ऊपरी छत को फंडस कहा जाता है। निचला भाग सकरा होता है। निचला भाग सकरा होता है जिसे सर्विक्स कहते हैं। निचला भाग सकरा होता है जिसे सर्विक्स कहते हैं। निचला भाग सकरा होता है जिसे सर्विक्स कहते हैं तथा ये एक नलिका में खुलता है। जिसे सर्वाइकल कैनाल कहा जाता है। ये एक नलिका में खुलता है जिसे सर्वाइकल कैनाल कहा जाता है। अगला पॉइंट स्टार लगा के लिखना कि गर्भाशय की भित्ति में 3 परतें पाई जाती हैं। गर्भाशय की भित्ति में 3 परतें पाई जाती हैं। नंबर 1, गर्भाशय की भित्ति में 3 परतें पाई जाती हैं। नंबर 1, बाहरी परत। पेरीमेट्रियम। बाहरी परत पेरीमेट्रियम ये पतली परत होती है। बाहरी परत पेरीमेट्रियम ये पतली परत होती है। दूसरा लिखो मध्य परत। मध्य परत मायोमेट्रियम। मध्य परत मायोमेट्रियम ये कोमल पेशियों से बनी मोटी परत होती है। कोमल पेशियों से बनी मोटी परत होती है। और कोमल पेशी में कैसा विन्यास होता है याद करो? इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। बार बार याद दिला रहा हूं मैं।
अंदर की तरफ होती है वर्तुल पेशी, बाहर की तरफ होती है लंबवत पेशी। याद आया? कहाँ पढ़ा था? कॉकरोच जब पढ़ा था, अरे वो एनेलिडा जब पढ़ा था उस समय बार बार याद दिलाया था। फिर और कब पढ़ा था? जब रक्त वाहिकाओं का अध्ययन किया था, आर्टरी और वेन पढ़ा था, तब याद दिलाया था। अभी तीसरी बार याद दिला रहा हूं, फिर भी भूलोगे। संडे को टेस्ट है, भूलो तो जाने। संडे को टेस्ट है ना, सैटरडे तक जितना हो जाएगा। सैटरडे भी है क्या है? हाँ, सैटरडे को क्लास ले लेंगे। नहीं है तो तुम लोग सैटरडे के भरोसे बैठे हो क्या कि शनिवार को बैठ के हम लोग पढ़ाई करेंगे? सैटरडे के भरोसे मत बैठो, सैटरडे तुम्हारे भरोसे बैठा है। अब सैटरडे को छुट्टी नहीं मिल पाएगी। रोज पढ़ो, डेली पढ़िए। सैटरडे कोई ऐसा थोड़ी संविधान में लिखा है नहीं शनिवार को। अब एग्जाम आ रहा है, सिलेबस आगे ले चलना है, अब रोज पढ़िए, शनिवार के भरोसे नहीं रहिए। शनिवार बाकी दिनों के भरोसे बैठा है। अब सिलेबस ठीक ठाक स्पीड से चल रहा है, ऐसा क्या? रायता फैल रहा है, समेटे नहीं सिमट रहा है। सर 9 घंटे की क्लास हो जाती है, यहां से जाने के बाद 2 घंटा आराम करते हैं, जहां आंख लगती है सुबह हो जाती है, और फिर सुबह उठ के यहीं आ जाते हैं, और फिर यहां से शाम को घर, और फिर सुबह यहाँ। वही है, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यही तमाम होती है। तुम्हारा तो 1 साल तमाम हुआ है, हम लोग का पूछो। हमारा तो जिंदगी भाई, तुम्हारा तो अगले साल मेडिकल कॉलेज पहुंच जाओगे। कुछ लोग, सच कड़वा होता है। तो सीधी सी बात है, प्रतिशत सिलेक्शन परसेंटेज नीट का कितना है मालूम है? नहीं मालूम? अरे क्या बात कर रहा है, जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो उसका सिलेक्शन परसेंटेज नहीं मालूम है? 0.67%। इसका मतलब क्या मालूम है? 300 में से 2 लोग सिलेक्ट होंगे, बहुत है। ये नीट का सिलेक्शन परसेंटेज है, और ये मध्य प्रदेश के लिए, और यही राजस्थान होता ना तो 900 में से 1 होता। जहां 300 में से 2 हैं, यही अगर राजस्थान होता तो 900 में से 1। एमपी का कट ऑफ 2024 का, मैं मॉप अप राउंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रॉपर सेकेंड राउंड में जो अलॉट हुआ है उसकी बात कर रहा हूं। 625, और 625 में भी कुछ बच्चों को मिला है, कुछ बच्चों को नहीं मिला है। 625 नंबर पे मेरे ख्याल से लास्ट राउंड तक आते आते 22-23 बच्चे थे, जिसमें से 10 को मिला है और 12 को नहीं मिला। राजस्थान का कट ऑफ है 673। अब तो मेरा कोई कॉलेज का कट ऑफ बोलने का मन ही नहीं कर रहा है। एक ने पूछा, सर एम्स भोपाल का अगले साल का कट ऑफ क्या होगा? मैंने कहा जितना ले आ दो। एम्स भोपाल अगले साल जाएगा 715। 720 पे तुमको कॉलेज मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। अगले साल लिख के लेना, 1000 लोग आएंगे ऑल इंडिया रैंक 1।
कम से कम 1000 लोगों का 720 नंबर आएगा, कम से कम। 700 के ऊपर होंगे कम से कम 50,000 बच्चे, 700 के ऊपर। असंभव, एनटीए है, सब संभव बेटा। है ना? हाँ, कहां तक पहुंचे? 0.67 है ना? तो हमने बोला कि अब जानते हो पढ़ाई लिखाई का मैटर ही खत्म हो गया। नंबर ला दो तो तब भी कॉलेज नहीं मिलेगा, क्या फायदा नंबर लाने से? एक मैं बात बता रहा हूं, 2019 में, ध्यान से सुनना, 2019 में जिस बच्चे के 685 नंबर थे, उस बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 15 थी। 2019 में जिस बच्चे के 685 नंबर थे, उसकी ऑल इंडिया रैंक 15 थी। 2024 में जिसके 685 नंबर थे, उसकी ऑल इंडिया रैंक 7300 थी। ले आ लो नंबर, एनटीए कहेगा नंबर लाके क्या उखाड़ लोगे? लाओ तुम 720 में 720 लाओ, कॉलेज ही नहीं देंगे, ले आओ तुम, दिखाओ। यही व्यवस्था चल रही। चलो आगे बढ़ते हैं। इसलिए कहता हूं अच्छे कर्म करो, दुनिया याद नहीं रखेगी। नंबर लाना अब रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया नहीं है। ग्रह नक्षत्र सही चल रहे कि नहीं? ग्रह नक्षत्र सही है, कहीं 7.5 तो नहीं चल रही है। आने वाले समय देखना ना, 1 आध साल बाद 1 महीने का ये भी चलेगा कि नीट का एग्जाम है, अपनी 7.5 ठीक कराएं, अपनी अढ़ैया ठीक कराएं, राहु केतु को ठीक कराएं, मंगल चंद्र शुक्र शनि से ठीक कराएं। नंबर लाने से कॉलेज ही नहीं मिलेगा। सब मोह माया नहीं है, मोह माया है, दुर्भाग्य है। क्या है? दुर्भाग्य। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला हमने? कोमल पेशी पाई जाती है, ब्रैकेट में लिखो, आंतरिक परत वर्तुल पेशी तथा बाहरी परत लंबवत पेशी। ब्रैकेट में लिखना, आंतरिक परत वर्तुल पेशी, आंतरिक परत वर्तुल पेशी एवं बाहरी परत लंबवत पेशी। इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा, मायोमेट्रियम जो परत है, यही वो परत है जिसमें गर्भावस्था में बदलाव आता है और गर्भाशय का आयतन 50 ml से बढ़कर 5000 ml तक पहुंच जाता है। तो लिखो, मायोमेट्रियम परत में ही गर्भावस्था में बदलाव आता है। मायोमेट्रियम परत में ही गर्भावस्था में बदलाव आता है। मायोमेट्रियम परत में ही गर्भावस्था में बदलाव आता है। मायोमेट्रियम परत में ही गर्भावस्था में बदलाव आता है, जिससे गर्भाशय के आयतन में वृद्धि होती है। जिससे गर्भाशय के आयतन में वृद्धि होती है और ये 50 ml से बढ़कर 5000 ml तक पहुंच जाता है।
50 ml से बढ़कर 5000 ml तक पहुंच जाता है। अब जो ये मायोमेट्रियम की कोशिकाओं में ये जो बदलाव आ रहा है, इस बदलाव को कहते हैं हाइपरट्रॉफी, जिसमें कोशिकाओं का आकार बढ़ता है, उनकी संख्या नहीं बढ़ती। तो लिख लो, कोशिकाओं में आने वाले इस बदलाव को, या मायोमेट्रियम में आने वाले इस बदलाव को, मायोमेट्रियम में आने वाले इस बदलाव को हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। मायोमेट्रियम में आने वाले इस बदलाव को हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। मायोमेट्रियम में आने वाले इस बदलाव को हाइपरट्रॉफी कहा जाता है, जिसमें कोशिकाओं का आकार बढ़ता है, उनकी संख्या नहीं बढ़ती। हाइपरट्रॉफी कहा जाता है जिसमें कोशिकाओं का आकार बढ़ता है, उनकी संख्या नहीं बढ़ती। कोशिकाओं का आकार बढ़ता है, उनकी संख्या नहीं बढ़ती। कोशिकाओं का आकार बढ़ता है, उनकी संख्या नहीं बढ़ती। तीसरी परत लिखो, तीसरा आंतरिक परत एंडोमेट्रियम। आंतरिक परत एंडोमेट्रियम लिखो, ये ग्रंथिल तथा संवहनीय परत होती है। संवहनी यानी ब्लड सप्लाई अधिक होती है। ये ग्रंथिल तथा संवहनीय परत होती है। संवहनीय परत होती है। अगला पॉइंट, इसकी आंतरिक सतह पर वलन उपस्थित होते हैं। इसकी आंतरिक सतह पर वलन उपस्थित होते हैं। इसकी आंतरिक सतह पर वलन उपस्थित होते हैं, जिन्हें एंडोमेट्रियल विलाई। इसकी आंतरिक सतह पर वलन उपस्थित होते हैं, जिन्हें एंडोमेट्रियल विलाई, जिन्हें एंडोमेट्रियल विलाई कहा जाता है। अगला पॉइंट स्टार लगा के लिखना कि मासिक चक्र क्रिया में मासिक चक्र क्रिया में एंडोमेट्रियल की चौड़ाई, मासिक चक्र क्रिया में एंडोमेट्रियम की चौड़ाई निरंतर बढ़ती और घटती है। एंडोमेट्रियम की चौड़ाई निरंतर बढ़ती और घटती है। निरंतर बढ़ती और घटती है तथा इस बदलाव को हाइपरप्लेजिया कहते हैं। तथा इस बदलाव को हाइपरप्लेजिया कहते हैं। इस बदलाव को हाइपरप्लेजिया कहते हैं। अब हाइपरप्लेजिया में क्या होता है? हाइपरट्रॉफी में क्या पढ़ा हमने? कोशिकाओं का आकार बढ़ता है, उनकी संख्या नहीं बढ़ती। यहाँ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, उनका आकार नहीं बढ़ता। तो लिख लो, जिसे हाइपरप्लेजिया कहते हैं। देखो, इस क्रिया में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। इस क्रिया में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है तथा उसका आकार नहीं बढ़ता। कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है तथा उसका आकार नहीं बढ़ता। कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है तथा उसका आकार नहीं बढ़ता। एक पॉइंट ये भी स्टार लगा के लिख लो कि सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को एक साथ, या सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को संयुक्त रूप से
सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को संयुक्त रूप से बर्थ कैनाल या जन्म नाल कहा जाता है। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को संयुक्त रूप से बर्थ कैनाल या जन्म नाल कहा जाता है। बर्थ कैनाल या जन्म नाल कहा जाता है। अगली हेडिंग डालो वेजाइना। वेजाइना लिखो, ये नलिका भाग है जो बाहर की तरफ खुलता है। ये नलिका भाग है जो बाहर की तरफ खुलता है। इसके द्वार को वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं। इसके द्वार को वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं जो इसके द्वार को वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं जो यूरेथ्रा और गुदाद्वार के बीच उपस्थित होता है। जो यूरेथ्रा और गुदाद्वार के बीच उपस्थित होता है। अगला पॉइंट स्टार लगा के लिखना कि वेजाइना की आंतरिक सतह पर ग्लाइकोजन रिच श्लेष्मा झिल्ली या म्यूकस मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। ग्लाइकोजन रिच म्यूकस मेम्ब्रेन उपस्थित होती है तथा इसमें संवेदी पैपिला और बार्थोलिन्स ग्रंथि भी पाई जाती है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि बार्थोलिन्स ग्रंथि द्वारा एक क्षारीय पदार्थ का स्राव होता है। बार्थोलिन्स ग्रंथि द्वारा एक क्षारीय पदार्थ का स्राव होता है। जो पीएच संतुलित करता है तथा स्नेहक का कार्य भी करता है। अब एक पॉइंट और लिखना है। बार्थोलिन्स ग्रंथि दुग्ध ग्रंथि इत्यादि सहायक ग्रंथि के रूप में पाई जाती हैं।
बार्थोलिन्स ग्रंथि कॉमा दुग्ध ग्रंथि इत्यादि सहायक ग्रंथि के रूप में पाई जाती, सहायक ग्रंथि के रूप में पाई जाती है। अगली हेडिंग डालो, एक्सटर्नल जेनिटेलिया या बाह्य जननांग। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हेडिंग डालेंगे। एक्सटर्नल जेनिटेलिया या बाह्य जननांग लिखो, अभी बनाना नहीं, पहले लिखो। बाह्य जननांग को वुल्वा या पुडेंडम भी कहा जाता है। बाह्य जननांग को वुल्वा या पुडेंडम भी कहा जाता है। वुल्वा या पुडेंडम भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, बाह्य जननांग में उपस्थित संरचनाएं। बाह्य जननांग में उपस्थित संरचनाएं। बाह्य जननांग में उपस्थित संरचनाएं, मॉन्स प्यूबिस। बाह्य जननांग में उपस्थित संरचनाएं, मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा तथा हाइमेन परत पाई जाती है। लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा तथा हाइमेन परत पाई जाती। अगला पॉइंट, ये डायग्राम बना लो, फिर लिखते हैं। आज कौन सा दिन है? बुधवार।
बुधवार संडे को टेस्ट है। बना लिया? लिखो छोटी सी हेडिंग, मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस लिखो सबसे ऊपरी भाग में उपस्थित। सबसे ऊपरी भाग में उपस्थित एक गद्दीदार भाग होता है। सबसे ऊपरी भाग में उपस्थित एक गद्दीदार भाग होता है जहां वसीय ऊतक पाए जाते हैं। गद्दीदार भाग होता है जहां वसीय ऊतक पाए जाते हैं। जहां वसीय ऊतक पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखो, लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा लिखो त्वचा से बने हुए बाहरी वलन। त्वचा से बने हुए बाहरी वलन जो आकार में बड़े होते हैं। त्वचा से बने हुए बाहरी वलन जो आकार में बड़े होते हैं। बाहरी वलन जो आकार में बड़े होते हैं तथा इन पर रोम उपस्थित पाए जाते हैं। तथा इन पर रोम उपस्थित पाए जाते हैं। अगला पॉइंट इसी के बारे में लिखना कि लेबिया मेजोरा ऊपर की तरफ। लेबिया मेजोरा ऊपर की तरफ मिलते हैं जहां क्लाइटोरिस उपस्थित होता है। ऊपर की तरफ मिलते हैं जहां क्लाइटोरिस उपस्थित होता है। जहां क्लाइटोरिस उपस्थित होता है। अगला लिखो लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा त्वचा से बने हुए आंतरिक छोटे वलन। लेबिया माइनोरा त्वचा से बने हुए आंतरिक छोटे वलन। त्वचा से बने हुए आंतरिक छोटे वलन तथा इन पर रोम उपस्थित नहीं होते। आंतरिक छोटे वलन तथा इन पर रोम उपस्थित नहीं होते। तथा इन पर रोम उपस्थित नहीं होते। अगली हेडिंग डालो क्लाइटोरिस। यूरेथ्रा द्वार के ऊपर उपस्थित। यूरेथ्रा द्वार के ऊपर उपस्थित एक छोटा उभरा हुआ संवेदी भाग। यूरेथ्रा द्वार के ऊपर उपस्थित एक छोटा उभरा हुआ संवेदी भाग। एक छोटा उभरा हुआ संवेदी भाग
क्लाइटोरिस कहलाता है। संवेदी भाग क्लाइटोरिस कहलाता है। संवेदी भाग क्लाइटोरिस कहलाता है। अगला पॉइंट, हाइमेन। हाइमेन मेम्ब्रेन। लिखो, अपूर्ण श्लेष्मा झिल्ली, अपूर्ण श्लेष्मा झिल्ली या अपूर्ण म्यूकस मेम्ब्रेन जो वेजाइना द्वार पर उपस्थित होती है। अपूर्ण म्यूकस मेम्ब्रेन जो वेजाइना द्वार पर उपस्थित होती है। जो वेजाइना द्वार पर उपस्थित होती है उसे हाइमेन मेम्ब्रेन कहते हैं। उसे हाइमेन मेम्ब्रेन कहते हैं। अगला पॉइंट देखो, हाइमेन मेम्ब्रेन का विखंडित होना। हाइमेन मेम्ब्रेन का विखंडित होना लैंगिक संपर्क का लक्षण माना जाता है। हाइमेन मेम्ब्रेन का विखंडित होना लैंगिक संपर्क का लक्षण माना जाता है। जो कि एक मिथक है। लैंगिक संपर्क का लक्षण माना जाता है जो कि एक मिथक है, क्योंकि कई एथलेटिक क्रियाओं या टैम्पन्स या मेंस्ट्रुअल कप के उपयोग से भी हाइमेन परत खंडित हो सकती है। हाइमेन परत खंडित हो सकती है। हाइमेन परत खंडित हो सकती है, इसलिए इसे वास्तविक सूचक नहीं माना जाता। इसलिए इसे वास्तविक सूचक नहीं माना जाता। इसलिए इसे वास्तविक सूचक नहीं माना जाता। ठीक है, बस आज के लिए इतना। अगली क्लास अपनी थोड़ी लंबी होगी। कब है? कल है, फ्राइडे को है। कल एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे, अगर कल नहीं होगी तो टाइम टेबल देखकर हम फिर बताएंगे ग्रुप में, है ना।